हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो टॉपिक है टाइम स्टडी। आखिर ये टाइम स्टडी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस के बारे में। जब भी हम किसी प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते रहें, उसकी कॉस्ट सस्ती आए। अब अगर कॉस्ट सस्ती करनी है तो उनको तीन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है। पहला मटेरियल, कि मटेरियल उनको सस्ता मिल जाए। दूसरा होता है लेबर, कि उनकी लेबर प्राइसेस सस्ती हो जाए। और तीसरा होता है ओवरहेड, यानी कि जो ऊपरी खर्चे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी एक और भी एस्पेक्ट्स, एक दूसरे नज़रिए से अगर देखें तो कंपनी चाहती है कि हमारे वर्कर्स अच्छी प्रोडक्टिविटी से वर्क करें, यानी कि कम से कम टाइम लेकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें। ऐसा करने से वो टाइम स्टडी के ऊपर ये देख पाते हैं कि उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता होता है, और जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर पाते हैं और उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। पॉइंट आता है कि आखिर ये टाइम स्टडी कैसे की जाती है किसी भी काम में। ये सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं, हम किसी भी तरीके के टास्क में इसको हम अपने साथ इंडल्ज कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला टास्क जो हमारा होता है वो होता है कि आपको किस तरीके की स्टडी करनी है, किसके ऊपर स्टडी करनी है, कौन से काम के ऊपर स्टडी करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको वो काम डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, सेलेक्ट द वर्कर्स टू बी स्टडीड हु आइडियली शुड बी क्वालिफाइड वर्कर। सेकेंड होगा कि आप जो काम करना चाहते हो वो किन के साथ करना चाहते हो, कौन से वो वर्कर्स होंगे जिनके साथ आप ये काम करना चाहते हो। क्या उन पर्सन को ये काम करने आसानी से आता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप डॉक्टर से कह रहे हो कि इंजीनियर का वर्क करो, या इंजीनियर से कह रहे हो कि क्रिकेटर का वर्क करो, तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है वो नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, सही पर्सन से सही काम करवाना होगा और वो पर्सन उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड भी हो। फिर थर्ड स्टेप आता है कंडक्टिंग स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। इन दिस स्टेप all the information about the job operator and the working condition is recorded and the job is broken down into element। अब हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, ये वर्कर्स होंगे, ये काम होगा जिसको हमको स्टडी करना है। अब हम उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें अकर करने की ज़रूरत है, और इसके बाद उन सभी चीज़ों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हर एलिमेंट को हम इंडिविजुअली पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से फोकस कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट्स एंड टू मेजर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर। जब सारी तरह की रिसर्च हम कर लेंगे, फाइनली अब हम वर्कर से कहेंगे कि चलो अच्छा ये काम करके दिखाओ। जब वो वर्कर वो काम परफॉर्म करेगा तो हम देखेंगे कि उन्होंने उसी काम को परफॉर्म करने में एक्चुअली कितना टाइम कंज्यूम किया, और यही टास्क होगा हमें समझने का। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, rating or traveling factor is determined by comparing the actual speed of working with standard speed of working। अब हमने क्या किया, जब हमने देख लिया कि हमारे वर्कर्स ने काम पूरा कर लिया तो हमने देखा, हमने रीड किया, हमने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने इस काम को करने में कितना समय लगाया। अब हम उसी टाइम को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सेम उसी टास्क को अगर कोई दूसरा क्वालिफाइड पर्सन करता है, या जो पर्सन रेगुलरली वो काम करता है, तो उसको करने में कितना समय लगता है। तो हमने क्या देखा, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या करते हैं, इसी काम को परफॉर्म करने में 10 मिनट का समय लगाते हैं। हमारा वर्कर ने कितना समय कंज्यूम किया, हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हमने अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए दिए हुए टाइम के साथ कंपेयर किया, उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया और उसके साथ अपने काम को कंपेयर किया। ये हो जाता है हमारा फिफ्थ स्टेप। इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इसकी एक फॉर्मूला भी दे रखा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये काम करके कैसे रेटिंग फैक्टर निकलेगा, हमने क्या किया, रेटिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड वर्कर, यानी कि हमारे वर्कर ने उस काम को कितनी देर में परफॉर्म किया, डिवाइडेड बाय रेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्कर, यानी कि वो वर्कर्स जो इस काम को परफॉर्म करते हैं वो जेन्युइनली कितना टाइम लेते हैं, और फिर हमने उस काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम कंज्यूम किया। इसको हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू ये आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको सिंपली ऑब्जर्व रेटिंग डिवाइडेड बाय रेटिंग स्टैंडर्ड रेटिंग कर दें, तो ऐसा करने से मुझे रेटिंग फैक्टर पता चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि हमारे वर्कर को परफॉर्म करने में कितना समय लगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो यूँ कहो कि एक हमने सोचा था कि ये काम हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो 10 मिनट में करते हैं। अब अगर हमारे पर्सन ने वही काम 12 मिनट में किया है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा रेटिंग फैक्टर हो गया 1.2, यानी कि हमारी
जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो 20% ज़्यादा, मतलब 20% हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं उसी काम को परफॉर्म करने में। तो 20% मैंने एडिशनल टास्क लिया। ये जो 20% है ना, इसी को मुझे रिड्यूस करने की प्लानिंग करनी है। फिर इतना करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि चलो अच्छा ठीक है भाई, जो है वो है, उसको तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा भाई, हमारे पास वही वर्कर है। कॉम्पिटिटर के पास क्या है हमें नहीं पता, हमारे पास क्या वर्कर है हमने वो देख लिया कि हमारा वर्कर किसी काम को परफॉर्म करने में 1.2 सेकंड लेता है, जबकि दूसरा 1 सेकंड में काम कंप्लीट कर देता है। तो इसके बाद जो 6th स्टेप आता है वो आता है डिटरमाइन ऑफ नॉर्मल एंड बेसिक टाइम। अब हमारा काम है कि अब हम उसका एक बेसिक टाइम निकालें कि हाँ ठीक है, हमने देख लिया हमारे वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो 20% स्लो है। ठीक है, अगर 20% स्लो है तो वो पर्सन हमारा काम कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा? तो उसके लिए जो भी हमारा ऑब्जर्व्ड टाइम आया है, किसी काम को करने का जो टाइम आया है, उसको हम रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने कहा कि चलो इस पर्सन से हम ये बी काम कराते हैं, तो हमें पता है बी काम को करने में 1 घंटा लगता है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि हमारे जिस वर्कर को मैं ये काम करने को कह रहा हूं वो 20% स्लो है। तो जिस काम को करने में ऑब्जर्व टाइम जितना लगता है उसमें से रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी भी टास्क को करने में हमारा वर्कर कितना टाइम कंज्यूम करेगा। फिर 7th स्टेप आता है डिटरमाइन द रिलेवेंट अलाउंसेस द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेज आर। मतलब बेसिकली यहाँ पे अलाउंसेस की बात आ रही है कि जो एडिशनल टाइम, कुछ कॉन्टिजेंसीज होती हैं, उसको हम लोग अलग अलग नाम से जो पहचानते हैं। एक होता है रिलैक्सेशन अलाउंसेज, कॉन्टिजेंसी अलाउंसेज, प्रोसेस अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज, और तरह तरह के डिफरेंट और भी होते हैं। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट इसके बारे में बात करूँ तो ये तो हमें पता है कि चलो ठीक है कि हमारा वर्कर 20% लेस एफिशिएंट है, और किसी काम को जो उसमें दूसरों को 100 मिनट लगता है, हमारे वर्कर को 120 मिनट लगता है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो टास्क जब हमारा 120 मिनट में कंप्लीट होकर के आ रहा है तो हमारा बेसिक टाइम हो गया 120। बट क्या ये हमेशा श्योर है कि हमेशा 120 लगेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में हम 5 मिनट का एक्स्ट्रा वर्क टाइम, रिलैक्सेशन टाइम दे दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को मान लो कभी पावर कट हो जाए या कुछ ऐसी कॉन्टिजेंसी हो जाए जिस वजह से हमारे काम को रोकना पड़ जाए, तो थोड़े से मैनिपुलेशंस आपको लेके चलने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस। जो अलाउंसेस हैं वो एडिशनली हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जो भी हमारा नॉर्मल टाइम होगा उसमें हम अपने अलाउंसेस को ऐड कर लेंगे। फाइनली मेरा बन जाएगा स्टैंडर्ड टाइम, और इस स्टैंडर्ड टाइम पे हम अब आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब किसी भी तरीके के काम को करना है किसी भी कैटेगरी के वर्कर्स के साथ, तो हमने आसानी से ये निकाल लिया कि हमारे वर्कर को उस पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना समय लगेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से किसी भी काम का हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे वर्कर को उसी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें क्या है कि हमने एक टास्क उठाया और उस टास्क को 4 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसका नाम रखा ABCD। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो केवल एक ही बार में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी कि हमने देखा कि एक पर्सन एक काम को परफॉर्म करने में 10 मिनट का समय ले रहा है फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो 10 ही मिनट लेगा। भाई पहली बार परफॉर्म कर रहा है तो 10 मिनट लग रहा है, दूसरी बार भी चेक करो, तीसरी बार भी चेक करो, चौथी बार भी चेक करो। यानी कि आप चाहो तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना आपको कन्वीनियंट लगे उतनी नंबर ऑफ टाइम्स आप चेक करिए कि वो टास्क पूरा करने में वो कितना समय ले रहा है। अब उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि पहले हमने एक बार चेक किया, फिर दूसरी बार चेक किया, फिर तीसरी बार चेक किया, फिर चौथी बार चेक किया, और हमने पाया क्या कि एलिमेंट ए को काम करने में पहली बार 1.2 सेकेंड्स लगे, फिर 2.3 सेकेंड्स लगे, फिर 1.3 मिनट लगे, फिर 1.4 मिनट लगे। इसी तरीके से बी को परफॉर्म करने में पहले 0.7, 0.6, 0.65, 0.75, सी को 1.4, 1.3, 1.3 एंड 1.2। इसी तरीके से डी के एलिमेंट को 0.5, 0.5, 0.6, 0.4, और अल्टीमेटली हमारा जो वर्कर का रेटिंग फैक्टर है ए के लिए है 85 को हम लोग अगर परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.85 हो जाएगा। 0.85 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हो। रेटिंग फैक्टर अगर आपके पास पॉइंट्स में है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हो। इसी तरीके से अगर आप रेटिंग फैक्टर बी का देखो तो ये आ रहा है 120, जिसको हम लोग 1.20 कहेंगे। सी का आ रहा है 90, इसका मतलब हम 0.90 कहेंगे, और डी आ रहा है 0.70। अब नेक्स्ट बात दे रखी है क्वेश्चन ने
कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम व्हेन डिलेड अलाउंसेस में बी टेकन एज 25%, जिसका मतलब है कि हम 25% का अलाउंसेस कंसिडर करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट है कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे सिंपल तरीका आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले जितनी साइकिल्स आपने देखी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 4 साइकिल हैं, इन चारों साइकिल का आप एवरेज निकालोगे हर एलिमेंट का। 1.2 प्लस 2.3 प्लस 1.3 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साइकिल है। तो आप जब इनका एवरेज निकालोगे, इसी तरीके से ए का जब एवरेज निकालोगे तो आएगा 1.50, बी का आएगा 0.675, सी का आएगा 1.30 और डी का आएगा 0.50। ये सारे एवरेजेस आपने यहाँ पे निकाल लिए। ये एवरेजेस निकालने के बाद फिर अब आपका अगला टास्क होगा रेटिंग फैक्टर निकालने का। मैं आपको एक बार स्क्रीन फिर से शो कराता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल टाइम निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और जब ये काम हो गया था फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें अलाउंसेस को ऐड कर दिया था और बन गया था स्टैंडर्ड टाइम। यही काम हमको इस क्वेश्चन में भी करना है, हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो ये रही हमारी ऑब्जर्व्ड टाइम जो आप बड़ी सी सर्किल में देख रहे हो, ये रही हमारी रेटिंग फैक्टर। हर एलिमेंट की ऑब्जर्व टाइम को हर एलिमेंट की रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने के बाद हमें हर एलिमेंट का नॉर्मल टाइम मिल गया। जब हमें हर एलिमेंट का नॉर्मल टाइम मिल गया तो हमने इन सभी एलिमेंट का टोटल नॉर्मल टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया। जब ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, हमें पता चल गया कि टोटल इस ए बी सी डी एलिमेंट को, यानी कि हमारे पूरे कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करने में 3.647 मिनट्स लग रहे हैं। उसमें फिर मैंने अलाउंसेस को ऐड कर दिया। अलाउंसेस कहाँ मिले थे भाई? आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया था 25% अलाउंसेस हैं, तो 25% हमने डिलेड अलाउंसेस हैं, तो ये 25% हमने ऐड कर दिया। और फाइनली हमें पता चल गया कि हमारे वर्कर का जो स्टैंडर्ड टाइम है इस टास्क को परफॉर्म करने का वो है 4.55। इसी तरीके से अगर हम 4 एलिमेंट्स है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एलिमेंट का एवरेज स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? 1.1396। ये डिवाइडेड बाय 4 करके निकाला हमने। तो अगर आपको टोटल स्टैंडर्ड टाइम चाहिए तो 4.5 हो गया, हर एलिमेंट का चाहिए तो 1.1396 हो गया। होपफुली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे की वीडियोज़ में हम और भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।